सुप्रभात बच्चों, हमने पिछले अंश में देखा कि किस तरह से लेखिका बचेंद्री पाल के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद भी उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला और जैसे ही वे साउथ पोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की महत्वपूर्ण जो चढ़ाई थी, जो एवरेस्ट शिखर तक पहुंचने वाली थी चढ़ाई, वो उनकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, गगन बिस्सा, तो उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा और की, जय और मीनू जो उनके साथी थे, जिनके साथ उन्हें आगे बढ़ना था, की, जय और डॉक्टर मीनू मेहता, तो ये अभी बहुत पीछे थे और मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन की जो चढ़ाई है वो उन्हीं के साथ शुरू करनी थी। इसीलिए लेखिका चिंता में पड़ गई कि वे अभी बहुत पीछे हैं, तो अगले दिन की जो चढ़ाई है वो मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी। वे धीरे धीरे आ रहे थे। अब वे बहुत पीछे क्यों थे? क्योंकि वे भारी बोझ लेकर आ रहे थे और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। चढ़ाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन कम होता जाता है और इसीलिए इन लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए वो सिलेंडर उन्हें साथ लेकर चलना पड़ता है। मगर ये तीनों, एक तो इनके साथ में भारी बोझ था, ऊपर से ये बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे, इसलिए वे धीरे आ रहे थे। दोपहर बाद मैंने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरों को गर्म चाय से उन्होंने भरा और नीचे जाने का उन्होंने निश्चय किया। की, जय और मीनू जो पीछे थे, उनकी सहायता करने की इन्होंने कोशिश की। वहाँ पर बर्फीला तूफान शुरू था और इतने बर्फीले तूफान में वो उनके लिए जूस और चाय से भरकर 2 थर्मस लेकर नीचे निकल आई। बर्फीली हवा में जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, जैसे ही कैंप क्षेत्र के बाहर आ रही थी, उनकी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी भी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। वे नीचे नीचे उतरती जा रही थी। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी और मुझे आगे जाने से रोकने की कोशिश करने लगे, मगर मुझे की से मिलना था क्योंकि उसे भी चाय या फिर जूस उनको पिलाना था। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद उन्हें की दिखा और वह मुझे देखकर हक्का बक्का सा रह गया। आश्चर्यचकित हुआ कि इतने भारी तूफान में, बर्फीले तूफान में लेखिका उनके लिए, उनकी चिंता में, उनकी चिंतित थी उनके लिए और इसीलिए थर्मस में जूस और चाय भरकर वे लेकर आई। फिर भी की ने कहा कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ले बचेंद्री? इतने बर्फीले तूफान में तुम्हें नीचे आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए इस दल में आई हूँ। मुझे भी पर्वत आरोहण करना है और शारीरिक रूप से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे जो साथी हैं उनकी देखभाल करना, और इसीलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। की हंसा। उसने पेय पदार्थ से प्याज बुझाई, लेकिन अपने जो किट है, जो भारी सामान की किट वो लेकर चल रहा था, उसे लेकर जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ पोल कैंप से लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ पोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर वे लौट आए। साउथ पोल को पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से वो प्रसिद्ध थी और उस पर वे अभी पहुँचे थे। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई। बर्फ़ पिघलाया, वहाँ पानी तो आसानी से मिलेगा नहीं। बर्फ़ पिघलाया, चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का उन्होंने नाश्ता किया।
हमारी तरह भरपेट नाश्ता वे कर नहीं सकती थी, क्योंकि उन्हें आगे चलना था और चढ़ाई चढ़नी थी उन्हें। इसीलिए उन्होंने हल्का सा नाश्ता किया और 5 बजे, 5:30 बजे वे तंबू से बाहर निकल आई। अंगदोर्जी बाहर खड़ा था, कोई आसपास नहीं था। तो अंगदोर्जी वहाँ पर खड़ा था और उसके अलावा और कोई भी नहीं था। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। अब ये जो अंगदोर्जी थे वे हमेशा बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करते थे, मगर इससे एक परेशानी होती थी कि उनके पैर जो है वो ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। अंगदोर्जी जो थे वे चढ़कर दोपहर तक ही वापस आना उनके लिए मुमकिन था, क्योंकि अगर शाम हो गई या रात हो गई तो उनके जो पैर थे वे ठंडे पड़ जाते थे और वे चल नहीं पाते थे। इसीलिए वे हमेशा चढ़कर वापस आ जाते और इसलिए या तो उसी दिन चोटी पर पहुंचकर साउथ पोल कैंप वापस आ जाना था या फिर अपना प्रयास उन्हें छोड़ देना था। मगर अंगदोर्जी बहुत ही कर्मठ इंसान थे, अपने कर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ इंसान थे वो, और इसीलिए उन्होंने ये प्रयास कभी नहीं छोड़ा। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू कर देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पहुंचकर दोपहर तक वापस भी आना था। इसीलिए वे चाहते थे कि तुरंत अभी वो लेखिका के साथ चढ़ाई शुरू कर दे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मैं उनके साथ जाना चाहूँगी? अब ये सवाल उन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि अगर लौटते वक्त अगर लेट हो गया, देर हो गई, तो उनके जो पैर हैं वो ठंडे पड़ जाते थे। इसीलिए कोई भी उनके साथ जाना नहीं चाहता था। और उन्होंने सवाल इसलिए लेखिका से पूछा, क्या वे तैयार हैं उनके साथ जाने के लिए? एक दिन में ही साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना, ये बहुत ही कठिन और श्रम साध्य काम था, किसी साधारण इंसान के बस में नहीं था। इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था, क्योंकि पैर ठंडे पड़ने से वो चल नहीं पाते थे। इसीलिए वे वापस आना भी उनके लिए नामुमकिन था। फिर भी मुझे अंगदोर्जी पर पूरा विश्वास था। लेखिका को पूरा विश्वास था अंगदोर्जी पर, और वो आसानी से तैयार हो गई उनके साथ जाने के लिए। और मैं साथ साथ में उनकी जो आरोहण क्षमता थी, चढ़ाई चढ़ने की जो क्षमता थी, और उनकी जो कर्मठता थी, कर्म के प्रति जो निष्ठा थी, उनकी कर्तव्य निष्ठा थी, उस पर भी उन्हें बहुत विश्वास था। इसीलिए वो निश्चिंत थी और निश्चिंतता से वो उनके साथ जाने के लिए तैयार भी थी। अन्य कोई व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए उनके साथ तैयार ही नहीं था। और इस तरह से बचेंद्री पाल और अंगदोर्जी दोनों साथ साथ में चल पड़े। सुबह 6:20 पर अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल कैंप से बाहर आ निकले तो दिन चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। पहाड़ी इलाका था वो। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। उन्होंने गर्म कपड़े पहने हुए थे। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की, रस्सी का सहारा उन्होंने नहीं लिया। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ। अंगदोर्जी के ऊपर चढ़ने की एक निश्चित गति थी, क्योंकि उसी गति से उन्हें ऊपर पहुंचकर वापस भी आना था। इसीलिए उन्होंने अपनी जो गति है, तेज़ी है, उसको निश्चित कर लिया था और लेखिका भी उनके साथ उसी गति से ऊपर चढ़ती गई। जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें, कांच की चादरें वहाँ पर बिछी हुई हो। और हमें बर्फ के काटने का जो फावड़ा था उसका इस्तेमाल करना ही पड़ा, क्योंकि अगर वे फावड़े का इस्तेमाल नहीं करते तो सीधे लुढ़कते हुए नीचे आ जाते।
और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा कि उस पर जमे हुए बर्फ की जो धरती है वो फावड़े के दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह से सोच समझकर उन्होंने रखा था। हर कदम बड़ा ही सोच समझकर वे चढ़ती जा रही थी, मगर बड़े ही सावधानी से वे चढ़ती जा रही थी। 2 घंटे से कम समय में हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। 2 घंटे से कम समय में, क्योंकि अंगदोर्जी अपनी निश्चित गति से चल रहे थे और उसी गति से लेखिका भी उनके साथ चल रही थी, क्योंकि लेखिका को उन पर पूरा भरोसा था। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे पूछा, क्या मैं थक गई हूँ? मैंने कहा नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और आनंदित भी हुए, क्योंकि किसी ने पहली बार उन्हें कहा था कि उनके गति के साथ मिलकर वो चल रही थी, फिर भी थकी नहीं थी। और उन्होंने कहा कि पहले वाले जो दल है उन्होंने शिखर कैंप पर पहुंचने के लिए 4 घंटे लगाए थे, और उन्होंने फिर से बचेंद्री को आश्वस्त किया कि इसी गति से अगर हम चलते रहे, इसी तेज़ी से अगर हम चलते रहे तो शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। और ये विश्वास था अंगदोर्जी को। तो उसी गति से वे दोनों आगे बढ़ रहे थे।